गुड मॉर्निंग। आज हम लेवल्स ऑफ टीचिंग का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे। अभी तक हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं, किंतु अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो लेवल था उसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी, तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे। देन वी विल गो विद द next level, that is the reflective level of teaching. So अभी तक यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्स में आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अभी हम अंडरस्टैंडिंग लेवल्स की बात आज बची हुई जो है उसको हम करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है उसमें क्या चीजें इंक्लूड है ना। ये सेकंड लेवल है टीचिंग का। इसको हम समझ भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। तो समझने का स्तर है ना। इसके पहले वाला जो था वो स्मृति स्तर कहलाता है, मेमोरी लेवल कहलाता है। तो यहाँ पर अब हम ये मेन चीज जो देखेंगे कि यहाँ पर टीचर जो स्टूडेंट्स है यानी लर्नर जो है वो इस लेवल में सीखता क्यों है, ये क्वेश्चंस यहाँ पर हम पूछ रहे हैं या ये रेज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है उसके अंदर एक इंटरनल है ना आंतरिक शक्ति होती है जो उसको पूछने के लिए प्रेरित करती है। इंटरनल फोर्सेस इंसिस्ट हिम, क्योंकि जब मेमोरी लेवल होता है, जैसे हम नर्सरी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बच्चे के अंदर से ये लालसा इतनी नहीं आती है कि वह जो है कुछ पूछने के लिए प्रेरित हो। लेकिन इस लेवल तक आते आते लर्नर या स्टूडेंट्स के अंदर एक आंतरिक शक्ति का विकास हो जाता है और ये आंतरिक शक्ति उसे पूछने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चा इसलिए भी सीखता है क्योंकि जो टीचर है वो इंटरैक्टिव हो जाता है। तो टीचर क्या करता है, आस्क क्वेश्चंस। टीचर खुद भी क्वेश्चन को पूछता है, इसलिए लर्नर यहाँ पर सीखता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लर्नर के सीखने के दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि उसके अंदर एक आंतरिक शक्ति विकसित हो चुकी है जो उसको पूछने के लिए प्रेरित करती है ना, इंसिस्ट करती है। और दूसरा ये कि शिक्षक खुद भी बच्चों से क्वेश्चन पूछता है ना, लर्नर से क्वेश्चंस पूछता है। अब नेक्स्ट हम देखें कि इस लेवल पर जो टीचिंग इक्विपमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, है ना। टीचिंग इक्विपमेंट्स सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री या शिक्षण के उपकरण क्या हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो उपकरण जो हो सकते हैं वो डिफरेंट, क्योंकि इसमें वैसे बोर्ड का यूज ज्यादा हो जाता है, तो फिर भी डिफरेंट चार्ट्स हो सकते हैं, है ना। फ्लैश कार्ड्स का भी यूज हो सकता है ना। पिक्चर्स एंड पोस्टर्स यूज हो सकते हैं। और आईसीटी डिवाइस नाउअडेज और ट्रेडिशनल पद्धति की अगर हम बात करें तो ब्लैक बोर्ड एंड चॉक डस्टर जो है वो इस लेवल पर यूज किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर इक्विपमेंट्स है। देखिए, फ्लैश कार्ड्स हुआ, है ना, या टीवी प्रोजेक्टर्स आदि हुआ, ये हम नर्सरी लेवल पर भी यूज करते हैं नाउअडेज। लेकिन जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाती है इनका यूज जो है वो कम होता जाता है, जहां रिक्वायरमेंट्स होती वहीं। और उसमें बोर्ड टीचिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अभी बोर्ड टीचिंग में आप अगर ट्रेडिशनल्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड हो सकता है जिसपे चॉक और डस्टर यूज किए जाते हैं। और यदि मान लिया कि आधुनिक कुछ क्लासरूम्स हैं तो उस कंडीशंस में डिजिटल बोर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेन याद रखने की बात है। अब आता है इस स्टेज पर, यानी हम अंडरस्टैंडिंग लेवल्स की बात कर रहे हैं,
तो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स पर इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो डेफिनेटली ये लेवल जो है आपके स्मृति स्तर से ऊपर का स्तर है, उच्च स्तर है, तो डेफिनेट यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर टीचर्स जो है एवेल्युएशन करता है, तो क्या इवेल्युएट करता, वो क्या चेक करता है, बड़ी बात यह है। तो टीचर हैज टू एवेल्युएट, है ना। क्या इवेल्युएट करता है टीचर या शिक्षक जो होता है, वो अपने शिक्षार्थियों में, स्टूडेंट्स में क्या चेक करता है, क्या मूल्यांकन करता है उसने पढ़ाया तो वो चेक करता है कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड चेक करता है, मतलब ये है कि विद्यार्थी में कितनी समझ विकसित हुई है। तो विद्यार्थी समझ पाया है या नहीं, तो उसके समझने के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है कि जो उसने समझाया है, किसने, टीचर ने, तो उसको सही तरीके से बोध हुआ है या नहीं, ग्रहण करना, तो विद्यार्थी ने क्या ग्रहण किया। देखिए, समझना एक अलग बात है और ग्रहण करना एक अलग बात है, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। तो कॉम्प्रिहेंड, देन आफ्टर वो समझेगा उसके बाद ही ग्रहण करेगा। और जब वो समझ चुका है, ग्रहण कर चुका है, तो फिर वो क्या करता है, उनको सिंथेसाइज करता है। तो टीचर हैज टू इवैल्यूएट द सिंथेसाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ ए लर्नर, है ना। सिंथेसाइज को हिंदी में हम क्या कहेंगे, संश्लेषण। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ध्यान रखिए। विश्लेषण और संश्लेषण हमें समानार्थी लग सकते हैं, लेकिन संश्लेषण जो है वो और ज्यादा है। विश्लेषण में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंड और ग्रास्प, यानी हमने जो समझा है और ग्रहण किया है उससे हम कुछ नया लेकर आते हैं, प्रोडक्ट आता है, तो हम सिंथेसिस वर्ड यूज करते हैं। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट हो ये जरूरी नहीं है। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखिए, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड केमिकल प्रोसेस है, और उसका बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है ना। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम बचपन से पढ़ते हैं। तो संश्लेषण जो है वो विश्लेषण से अर्थ में भिन्नता रखता है। देन टीचर हैज टू इवैल्यूएट द डिस्क्रिमिनेशन, है ना। अगर मान लिया कि हमारे पास, हमने किसी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक दिया है, तो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, वो उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेगा, उसमें विभेदन करने की क्षमता आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता आना चाहिए। देन जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जब टीचिंग हो चुका है, तो टीचिंग हमारा पर्पस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, टू चेक दिस टीचर हैज टू इवैल्यूएट, comprehend, grasping, synthesize, discriminate and generalize। ये चीजें जो है वो अपने लर्नर्स में, यानी अपने स्टूडेंट्स में, इन चीजों को वो देखता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब बात करेंगे कि इस लेवल पर टीचर का रोल कैसा होता है, रोल ऑफ टीचर। जब हम मेमोरी लेवल्स की बात करते हैं, तो मेमोरी लेवल में टीचर का रोल क्या था, डोमिनेंट रोल था, प्रभावी था, यानी उसमें जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल पैसिव था, एक्टिव कौन था, टीचर्स था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर टीचर का रोल डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट के बजाय वो क्या हो गया, प्रोमिनेंट हो गया। मतलब कि आप जब लेवल्स की बात करते हैं, मेमोरी लेवल्स की बात करते हैं, तो मेमोरी लेवल्स में हम क्या कह रहे हैं कि टीचर्स जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बात कर रहे हैं, तो टीचर्स का जो रोल है वो क्या है, एक प्रोमिनेंट रोल होता है, एंड नॉट सो डोमिनेंट, वो उतना प्रभावकारी नहीं होता है। कितना प्रभावकारी, जितना कि वो
इस लेवल में था, आपका स्मृति स्तर में था, यानी आपके मेमोरी लेवल्स में वो था। तो मेमोरी लेवल्स में यहाँ पर टीचर्स का जो रोल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर टीचर्स जो है वो प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होगा, है ना, पहले इसको एक मिनट इसको कंप्लीट लिख देता हूँ। डोमिनेट, इट्स नॉट डोमिनेटिंग, है ना, डोमिनेटिंग नहीं है ना, और साथ ही साथ उसके अंदर उतना एंड ऑथराइट, AUTH, ऑथराइटेरियन, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, प्रमुख, यानी रोल किसका प्रमुख है बेबी, टीचर का रोल प्रमुख है। लेकिन यहाँ डोमिनेंट, तो डोमिनेंट का मतलब होता है अधिकार पूर्वक अत्यधिक प्रभावशाली, यानी डोमिनेंट और प्रोमिनेंट अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखें। डोमिनेंट जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सामने वाले के पास कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जब हम प्रोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट्स में। तो टीचर से क्वेश्चन की बौछार ज्यादा गई, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि स्टूडेंट से कोई बौछार ही नहीं है, स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन जब हम मेमोरी लेवल्स पर बात कर रहे थे तो वहां पर क्या था, वन साइडेड टीचिंग था। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अब इसमें जब हम रोल ऑफ लर्नर्स की बात करते हैं, है ना, तो रोल ऑफ लर्नर, लर्नर का मतलब पहले भी मैं बता चुका हूं, है ना। लर्नर का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट, विद्यार्थी या शिक्षार्थी। हम दोनों हिंदी मीडियम में ये दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, है ना। हम स्टूडेंट भी यहाँ पर इसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो रोल ऑफ लर्नर यहाँ पर कैसा है, तो नॉट सो पैसिव, है ना, कंपेयर किया जा रहा है, किस लेवल से कंपेयर किया जा रहा है, आपके मेमोरी लेवल से। और पैसिव नहीं है तो एक्टिव है। तो क्या हो रहा है, ही में पुट क्वेश्चंस, है ना, आस्क द क्वेश्चन, ही में पुट क्वेश्चंस, वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है। काय के लिए क्वेश्चन पूछेगा, तो ही में पुट क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई his or her doubts, वो उसके मन में कुछ शंकाएं हैं जिनका समाधान चाहता है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम यहाँ पर देखिए एमएलटी की बात करें, थोड़ा सा हम एक बार यहाँ पर एमएलटी लेवल को अंडरस्टैंडिंग लेवल से हम क्या करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से कंपेयर करें। तो आप देखें, ये रहा हमारा टीचर, ठीक है, ये रहा हमारा लर्नर। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में और आपके इस लेवल में क्या अंतर आ रहा है, तो मेमोरी लेवल टीचिंग में टीचर्स क्या है, तो इट इज अ टीचर डोमिनेटिंग प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर टीचर डोमिनेट नहीं कर रहा है, बल्कि टीचर का रोल कैसा हो गया, प्रोमिनेंट, है ना। यहाँ पर टीचर हैज अथॉरिटेरियन, है ना, लेकिन यहाँ पर अथॉरिटेरियन उसका है लेकिन कम है। लर्नर्स की अगर हम बात करें तो लर्नर यहाँ पर क्या होता है, आपका पैसिव होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हो जाता है, वो लेस पैसिव, कम निष्क्रिय, यानी उसकी क्लास में एक्टिविटी बढ़ती है। और कैसे एक्टिविटी बढ़ती, तो एक्टिविटी बढ़ती है कि ही में आस्क और ही में रेज द क्वेश्चंस। किसके सामने क्वेश्चन रेज करेगा, इन टीचर्स के सामने। क्यों करेगा, बिकॉज फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ हिज और हर डाउट्स, अपने जो उसके डाउट्स हैं उन डाउट्स को वो क्लैरिफिकेशन के लिए कर सकता है ना। अब यहाँ पर ये जो अभी भी अगर हम बात करें तो देखिए हमने टीचर्स के बारे में क्या कहा है, प्रोमिनेंट है ना। यहाँ पर तो टीचर डोमिनेटिंग कर रहा है, यहाँ पर प्रोमिनेंट है, मतलब अभी भी टीचर सेंटर्ड है ये प्रोसेस। तो टीचर सेंटर्ड लेवल ऑफ टीचिंग। सो ये हमारा था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ
we will move to the next level of teaching, and that is the highest level of teaching. और इसे हम क्या कहते हैं? तो this is called the reflective level of teaching. अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, अब अगर हम रिफ्लेक्शन का मतलब समझें तो रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या होता है? टकराकर वापस लौटना। जैसे अगर हम मान लिया लाइट के केस में मिरर पर लाइट डालते हैं, इंसिडेंट होती है, तो लाइट वहां से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो सिमिलरली ये टीचर है, देन ये स्टूडेंट है, लर्नर है ना? तो टीचर और स्टूडेंट्स में यहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी का क्या मीनिंग निकल रहा है? तो ये हमारा स्टूडेंट है, तो यहां से इसके पास क्वेश्चंस जाएंगे, यहां से आंसर आएंगे, यहां से क्वेश्चन जाएंगे, यहां से आंसर आएंगे। कहने का मतलब ये है, ये एक रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है और इससे हम कहते हैं चिंतनशील स्तर। कौन सा स्तर कहते हैं हम? चिंतनशील स्तर। तो एक बार मैं इन सभी लेवल्स के नाम आपको इंग्लिश और हिंदी में फिर से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा टीचिंग लेवल्स का पिरामिड है। तो इस पिरामिड में सबसे पहला जो लेवल आता है वो है आपका मेमोरी लेवल। हिंदी में हम इसे क्या कह रहे हैं? स्मृति स्तर, है ना? फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल या समझ का स्तर। और थर्ड जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल या चिंतनशील स्तर। यहाँ तो ये 3 लेवल्स होते हैं। 2 लेवल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट हम लेंगे हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का प्रोपाउंडर किसको माना गया है? हंट को, है ना? आप देखिए लास्ट में मैं फिर एक बार रिकॉल करूंगा, लेकिन आप अभी ध्यान रखें कि ये जो है हंट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है ना? तो ये जो लेवल है ना, कौन सा लेवल? हंट ने जो बताया हमें रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या डिमांड करता है लर्नर्स में? तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो इसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं या एम जो हैं, तो इस लेवल पर क्या होता है? उसके अंदर तर्क क्षमता, रीजनिंग डेवलप होती है। यहाँ पर उसके अंदर सोच विचार की क्षमता होती है, थिंकिंग, देन एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, है ना? एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, जो अवधारणाएं होती हैं वो उनका एनालिसिस करने में सक्षम होता है। साथ में परिकल्पना, इमेजिनेशन, ये जो है प्राइमरी लेवल्स, जो हमारा मेमोरी लेवल्स था वहां तो बिल्कुल नहीं होती है या न के बराबर होती है। जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में आते तो थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन ये हाईएस्ट लेवल है। देन इसी लेवल पर क्या होते हैं? उसके मन में आइडियाज या थॉट्स आते हैं, है ना? हमने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है कि सबसे पहले आइडियाज आते हैं और फिर वो रिफाइंड होकर क्या बनते हैं? कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। देन उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है ना? क्रिटिकल थिंकिंग, है ना? या फाइंडिंग, क्रिटिकल फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स। आप देखिए फर्स्ट लेवल जो था ना मेमोरी लेवल, तो वहां क्या किया जाता था? फैक्ट्स की बम्बार्डिंग हो रही थी, है ना? उसको माइंड को ट्रेन किया जा रहा था, रिट्रेन किया जा रहा था मेमोरी को, है ना? फॉर दी फैक्ट्स।
लेकिन यहाँ ये जो हाईएस्ट लेवल है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स। तो रीजनिंग मतलब कि तार्किक क्षमता या तर्क करने की क्षमता, है ना, विचार करना, है ना, थिंकिंग, और कॉन्सेप्ट्स का विश्लेषण करना, अवधारणाओं का विश्लेषण, है ना, फिर इमेजिनेशन, परिकल्पना, देन विचार। अब ध्यान रखें, ये थिंकिंग और ये हिंदी में हम विचार लिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनमें बड़ा गहरा अंतर है। ये क्या होते हैं, रफ होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, रफ मेंटल थॉट्स जो तत्काल आते हैं ना। लेकिन ये जो है, ये थिंकिंग, यहाँ पर थिंकिंग कैसा है, सिस्टमेटिक थिंकिंग है। थिंकर्स वर्ड आपने सुना होगा, तो वो वाला है, सिस्टमेटिकली है, व्यवस्थित, परि। तो यहाँ पर अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और गहराई में अगर हम जाकर देखें, तो एलिमेंट्स ऑफ, या इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि ये हायर लेवल्स का है ना, बाकी वो प्राइमरी लेवल्स के होते हैं, है ना। तो क्या है ऑब्जेक्टिव्स, टू डेवलप, यानी विकसित करना। किस चीज को विकसित करना, तो यहाँ पर विकसित करना है ना, टू डेवलप अंतर्दृष्टि, इंसाइट, insight, to develop insight into the learner, to solve problem, समस्या समाधान, है ना। आपके सामने कोई समस्या है, तो समस्या का समाधान करने की अंतर्दृष्टि विकसित करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, अंतर्दृष्टि, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर इसका एक ऑब्जेक्टिव है ना, टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल, रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, यानी तार्किक, रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच, ये डेवलप करना। फिर आता है आपका अगला, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एबिलिटी टू टेक डिसीजन, है ना, ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है इस टीचिंग का, कि लर्नर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो, है ना, उसके अंदर स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से
विचार करने की क्षमता विकसित हो, स्वतंत्र रूप से विचार और रैशनल थिंकिंग उसमें डेवलप हो, रैशनल एज वेल एज क्रिटिकल। तो ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, किसके लिए, आपका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल, उसके लिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ना, हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में भी ये सब चीजें देखी थी, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो वो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर क्या है, तो एट दिस लेवल सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है ना, बहुत स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि ये तो हाईएस्ट लेवल है ना। तो सब्जेक्ट मैटर इज unstructured and open ended, है ना, मतलब कि एक निश्चित संरचना नहीं है सब्जेक्ट मैटर की, निश्चित संरचना नहीं, है ना। साथ में क्या है, ओपन एंडेड है, बिल्कुल खुला है, खुला सिरा, है ना। अब यहाँ पे सिरा शब्द तो नहीं कहना चाहिए, पर ओपन एंडेड है, जिसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन है ना। और यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, यहाँ पर मैटर कौन करता है, प्रॉब्लम मैटर करती है, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना, देख लीजिए। तो इस लेवल पर जो टीचिंग जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड है ना। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन आप उसको फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड नहीं कह सकते। जैसे अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम्स की बात करें, तो अप टू पीजी लेवल तक स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, एंड ही और शी हैव टू कंप्लीट दैट प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। तो क्लास के अंदर भी प्रोफेसर वही पढ़ाएगा, लेकिन जब वो रिसर्च में जाता है तो रिसर्च क्या हो जाता है, उसका अनस्ट्रक्चर्ड है और ओपन एंडेड है, क्योंकि वो रिसर्च क्या करता है, वो प्रॉब्लम ढूंढता है ना, फिर उस प्रॉब्लम को ढूंढ के उसके ऊपर वो अपने सारे नॉलेज को, जो भी हमने इधर देखा ना, क्या देखा हमने कि भाई वो इनसाइट इनटू द लर्नर, समस्या का समाधान करने की अंतर्दृष्टि विकसित हो गई है उसमें, उसमें तार्किक सोच डेवलप हो चुकी है, वो स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आ गई है। तो ये सारी चीजें वो किस पर अप्लाई कर रहा है, प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर रहा है। तो प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए रादर देन द सब्जेक्ट। अब इसके अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस लेवल पर क्या हो गई है, डायनामिक है ना। टीचर और लर्नर के बीच की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये इस लेवल पर आकर क्या हो गया है, डायनामिक है, गतिशील है इसमें, और साथ ही साथ क्या है, यूनिक है, डायनामिक है और यूनिक है। साथ ही साथ ये एक सर्टन प्रोसीजर को फॉलो करता है ना, फॉलो सर्टन प्रोसीजर, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस लेवल पर, द हाईएस्ट लेवल, द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो बहुत हाईएस्ट लेवल का टीचिंग है और अनस्ट्रक्चर्ड है, मेनली ये प्रॉब्लम्स के लिए होता है और प्रॉब्लम्स मैटर करती है रादर देन द सब्जेक्ट। समस्या प्रमुख है, विषय उतना प्रमुख नहीं है। इसीलिए तो आपने एक शब्द सुना होगा, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, है ना, अंतर विषयक।
तो अंतर विषय तो इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो बाउंड नहीं है, क्योंकि वहां सब्जेक्ट मैटर थोड़ी कर रहा, वहां तो प्रॉब्लम्स मैटर कर रही। और जब ये रिसर्च होता है तो वो क्या होता है, एक सर्टन प्रोसीजर है रूल्स रेगुलेशंस की, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फॉलो करता है। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस लेवल पर, रिफ्लेक्टिव लेवल पर। अब इस लेवल पर मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, है ना, यहाँ पर हमारे मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम मेथड्स की बात करें, है ना, तो है ना, तो मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर पहला नाम आएगा, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हम वो मेथड ही इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसमें जो मेथड्स यूज होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होती है। देन दूसरा जो है वो है आपका इन्वेस्टिगेटिंग, अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन, जांच करना, इन्वेस्टिगेटिंग, है ना, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधियां, है ना। फिर है एनालिटिकल मेथड्स, विश्लेषण करने वाले, एनालिटिकल, एनालिटिकल मेथड्स। फिर है इंक्वायरी, और लास्ट है ह्यूरिस्टिक। देखिए पहला तो आपका हो गया इसको, है ना, ये क्या है, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। फिर है अनुसंधान परियोजनाएं या खोज की परियोजनाएं, जांच, नॉन इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, अन्वेषण शब्द ज्यादा होगा, अच्छा, है ना, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम सुना होगा ना आपने, सीबीआई अभी तो बहुत वो चल रहा है, तो आप इसके लिए सही शब्द हम ऐसा ही यूज करें, अन्वेषण परियोजना, अन्वेषण, क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व है, अन्वेषण परियोजना। फिर है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, प्रायोगिक विधियां। फिर है आपका विश्लेषण विधियां। फिर है इंक्वायरी, है ना, यानी इंक्वायरी किसी के बारे में जानकारी लेना, है ना, जानकारी के लिए केंद्रित या निर्देशित, जानकारी प्राप्त करना। और ये है अनुमान, ह्यूरिस्टिक या अनुमान विधि। तो ये विधियां यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। तो तो ये थे हमारे
methods of teaching, है ना? ओके, सो ये थे हमारी टीचिंग मेथड्स जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल्स में यूज की जाती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नेचर ऑफ मोटिवेशन इसमें किस प्रकार का होता है, क्योंकि नेचर ऑफ मोटिवेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की प्रकृति, नेचर ऑफ मोटिवेशन, है ना? तो यहाँ पर जो है वो है इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक क्यों है ना? इंट्रिंसिक का ऐसे होता है आंतरिक या निज या निजी, है ना? तो इसका नेचर इंट्रिंसिक क्यों है? बिकॉज कि ऑल लर्निंग एक्टिविटीज, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज depend upon the felt needs of the learner। ये इसका कारण, फेल्ट नीड्स ऑफ द लर्नर, यानी लर्नर जो आवश्यकताएं महसूस करता है उसी के ऊपर एक्टिविटीज डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ मोटिवेशन इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज इंट्रिंसिक इन नेचर। वो इंट्रिंसिक प्रकृति का होता है, निज प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इवेल्युएशन सिस्टम्स की, है ना, कि इवेल्युएशन कैसे होता है, या इवेल्युएशन की पद्धति, मूल्यांकन पद्धति। थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं आ पा रही होगी अभी। मूल्यांकन पद्धति, है ना? तो मूल्यांकन पद्धति में इवेल्यूशन सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल जो है क्या टेस्ट करता है या क्या इवेल्युएट करता है? तो इट शुड टेस्ट, है ना, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये इस पे क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। कॉग्निटिव एबिलिटीज, है ना? यानी जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल के टीचिंग्स की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल्स की जो टीचिंग है उसमें हम लर्नर की हायर ऑर्डर कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक जो उसकी योग्यताएं हैं, अब वो कौन सी है संज्ञात्मक योग्यताएं? क्योंकि जो प्राइमरी लेवल है, मेमोरी लेवल, वहां पर ऐसा कोई कॉग्निटिव लर्निंग या कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं होती है। लेकिन जब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर तो वहां पर लो ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हायर ऑर्डर की कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है। तो वो कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन कौन सी हैं? तो उन कॉग्निटिव एबिलिटीज में फर्स्ट है रीजनिंग, देन सेकंड है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, देन है ओरिजिनल थिंकिंग, मूल विचार आना, है ना, ओरिजिनल थिंकिंग, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड
क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये वो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में इवैल्यूएशन के दौरान टेस्ट की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम आ गए इवैल्यूएशन सिस्टम पर। आफ्टर इवैल्यूएशन सिस्टम हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर। तो आप देखें रोल ऑफ टीचर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। मेमोरी लेवल्स पर बात करें, देन फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बात करें। अब जब यहाँ हम बात करते हैं तो नॉट सो प्रोमिनेंट, डोमिनेटिंग, एंड अथॉरिटेरियन। तो यहां पर अथॉरिटेरियन नहीं होता है। he is responsible only for providing the facilities, है ना, environment provides करता है। तो he is responsible for the creation, maintenance, democratic atmosphere as well as dynamic atmosphere for the smooth process of learning। यानी जब हम टीचर्स के रोल की बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल्स में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर न तो वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेशन वाला पार्ट भी यहाँ चला जाता है, अथॉरिटेरियन भी है, लेकिन ये क्या है, नॉट सो मतलब वी आर कंपेयरिंग all these three parameters with the other two levels, that is the memory level and the understanding level। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में या मेमोरी लेवल्स में अथॉरिटेरियन होती है टीचर्स के पास, लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल पर जाते हैं, चिंतनशील स्तर पर जाते हैं, तो वहां पर ये इतना अथॉरिटेरियन नहीं होता है। उसका रोल क्या होता है टीचर्स का? तो टीचर्स का रोल होता है टू क्रिएट द एटमॉस्फियर, है ना। कैसा एटमॉस्फियर? डेमोक्रेटिक एटमॉस्फियर, डायनामिक एटमॉस्फियर, क्रिएशन और क्लास का मेंटेनेंस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो केवल उसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो द रोल ऑफ टीचर इन reflective level is just to provide an atmosphere for the creation, maintenance of that atmosphere in which the democrat there will be a democratic atmosphere and dynamic atmosphere for the smooth learning process। ये हमारा इसके बारे में था। अब यहाँ पर अभी हमने एक बात की थी, है ना, कि इसमें आपका इसकी जो मेरिट्स और ये सब चीजें अगर हम बात करें, तो ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल्स की मेरिट्स की बात करें हम, क्योंकि ये बहुत हायर ऑर्डर्स का है, रिसर्च और उस लेवल पर जाता है ये। तो इसकी जो मेरिट्स हैं, तो मेरिट्स में सबसे पहली क्या चीज है? इट इज मोस्ट थॉटफुल, अत्यधिक विचार युक्त होता है ना, मोस्ट thoughtful,
मोस्ट थॉटफुल मोड ऑफ मोस्ट थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशन, देन ये लर्नर सेंटर्ड है ना। देखो इसके पहले के जो लेवल्स थे वो कौन से थे, तो दे आर द टीचर सेंटर्ड, लेकिन यहाँ पर जो अप्रोचेस जो होती है हमारी वो कैसी होती है, तो वो होती है हमारी लर्नर सेंटर्ड, है ना। फिर इसमें मेरिट्स क्या है, तो इसके अंदर आपने देखा कि हम कॉग्निटिव एबिलिटीज को टेस्ट करते हैं, है ना, इवैल्यूएशन सिस्टम में देखा। तो वास्तव में वो कॉग्निटिव एबिलिटीज में बहुत सारी थी, जिसमें से एक क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है ना। फिर यहाँ पर इंट्रिंसिक हमने कहा था ना, मोटिवेशन, नेचर ऑफ मोटिवेशन, तो कैसा था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन था, इट मे बी आल्सो नोन एज द सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पर लर्नर खुद से प्रेरित होता है, आत्म प्रेरित या आत्म प्रेरणा, उसको खुद को ये लगता है कि नहीं मुझे कुछ नया सीखना है, और वो नया सीखने के लिए अभिप्रवृत्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है वो विकसित होती है, रचना, है ना, रचनात्मकता, ये यहाँ पर इसके मेरिट्स हैं। लेकिन जब हम मेरिट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर आर सम डिमेरिट्स आल्सो, बिकॉज दीज आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन, ये सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम ये कहें कि मेरिट्स हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी डिमेरिट्स आल्सो। तो डिमेरिट्स की जब हम बात करें तो डिमेरिट्स में क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लोअर क्लासेस, ये लोअर क्लासेस के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना। और इसमें ये जो स्लो लर्नर्स होते हैं ना, देखो लोअर क्लासेस के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है, साथ ही साथ जो स्लो लर्नर्स होते हैं, क्लास के अंदर सम स्टूडेंट जिनको हम डल स्टूडेंट कहते हैं, है ना, लेकिन सही शब्द क्या है, स्लो लर्नर, जो धीमी गति से सीखने में होते हैं। और देयर इज एन एक्सेस बर्डन टू द टीचर, है ना, इसमें टीचर्स के ऊपर जो होता है वो एक्सेस बर्डन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेस बर्डन ऑन टीचर्स क्यों हो रहा है, तो आप देखो कि बाकी के जो थे हमारे, है ना, एक्सेस बर्डन ऑन टीचर, है ना, बात तो यहाँ हम कह रहे हैं कि लर्नर सेंटर्ड है, लेकिन हम बर्डन किस पे बता रहे हैं, टीचर्स पे। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक आपका पिछली स्लाइड में छुपा हुआ है। क्या है लॉजिक इसका, यहाँ पर आप देखो कि रोल ऑफ टीचर क्या है, तो क्रिएशन, मेंटेनेंस, है ना, क्या क्रिएट करना, एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना, और उस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना। कौन सा एटमॉस्फेयर, डेमोक्रेटिक, फिर डायनामिक, और हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ बना रहे। तो ऑल, फॉर ऑल दीज थिंग्स हु इज रिस्पॉन्सिबल, और हु इज फॉर हु इज द रोल डिसाइडेड, असाइंड, तो रोल किसको असाइंड हो रहा है, ये टीचर्स को हो रहा है। दैट्स व्हाई द रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना, उसका ये डिमेरिट्स है कि एक्सेस बर्डन ऑफ टीचर्स होता है। तो इस तरह से अब आप देखें, हम इन नटशेल अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है सबसे पहला जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, वो है हमारा मेमोरी लेवल, है ना, मेमोरी लेवल टीचिंग, है ना। फिर सेकंड जो है वो कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग, है ना, अंडरस्टैंडिंग, एंड द लास्ट वन इज द रिफ्लेक्टिव, है ना। तो मेमोरी लेवल टीचिंग को हम क्या कहते हैं, स्मृति स्तर, है ना, और अंडरस्टैंडिंग समझ, और ये है चिंतनशील स्तर। अब इनमें आपको क्या क्या बेसिक चीजें मैंने सब बता ही दी है, फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोटे तौर पर जो चीजें आपको ध्यान रखना है
वो क्या है। तो आप देखें कि जब हम स्मृति स्तर की बात करते हैं, है ना, मेमोरी लेवल्स की हम बात करते हैं, तो मेमोरी लेवल्स के लिए किसको को माना जाता है, किसने दिया है ये, जॉन एफ हर्बर्ट, ये इसके लिए है। और जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल्स की बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए एच सी मॉरिसन। और जब हम चिंतनशील की बात करते हैं तो इसमें हंट। अब आपका जो मेमोरी लेवल है, तो मेमोरी लेवल में 3R बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं ये 3R? तो एक है आपका रिकॉल, रिकॉग्निशन और रिटेंशन, है ना। ये आपका किसके लिए है, मेमोरी लेवल्स के लिए। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने देखा था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था, एच सी मॉरिसन ने। तो मॉरिसन ने इसके बारे में 5 स्टेप्स बताए हैं, है ना। तो मॉरिसन ने जो 5 स्टेप्स बताए हैं, वो 5 स्टेप्स कौन कौन से थे कल हमने देखा था। एक बार फिर से हम उसको जो है रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मॉरिसन की 5 स्टेप्स थे, है ना। देखो पिछले उसमें से हम ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक बार इसमें आपकी 5 स्टेप्स हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो इसके लिए वर्ड आपको ध्यान रखना है, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज, है ना। फिर हम अगर और बात करें तो मेमोरी लेवल जो होता है ना, तो ये आपका कैसा है, थॉटलेस है, इसमें विचार शून्यता है, विचार नहीं होते हैं। ये होता है आपका थॉटफुल, लेकिन ये जो थॉटफुल है वो कौन सा थॉटफुल है, इसका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, वो एक जनरल थॉटफुल है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हायर लेवल या अपर थॉटफुल, अपर थॉटफुल। तो इस तरह से ये हमारे 3 लेवल्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो आज इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1 जो मैंने क्लासिफाइड किया, और इसमें हमारे वीडियोस 4 हैं, 1A, 1B, 1C एंड 1D। इस तरीके से आप इन चारों वीडियोस को देखिए। मैं आपको डैम श्योर करता हूं कि आप बड़ी आसानी से पांचों क्वेश्चन सही कर पाएंगे। फिर अभी इसके और बाकी हिस्से हमारे पास बचे हुए हैं, तो अब बाकी जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप मेरे इस चैनल्स को देखते रहिए, क्योंकि अभी हमने टीचिंग्स के बारे में पढ़ा है, अगला हमारा लर्नर्स के बारे में रहेगा सेकंड पार्ट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो जो डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप जो है आपका नाम और आप किस स्थान से रिलेट करते हैं वो जगह का नाम, और आप किस सब्जेक्ट में अपीयर हो रहे हैं, ये चीज़ें आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं एक सेपरेट आपका ग्रुप फॉर्म करूंगा और उसमें मेरे एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मैं पोस्ट करने वाला हूं। तो आप इस नंबर पर मुझे क्या व्हाट्सएप करेंगे, आपका नाम, है ना, आप किस जगह से हैं, प्लेस, और देन आपका सब्जेक्ट। ये चीजें
आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वंस अगेन, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको इसमें क्या कमी लगती है वो आप बताइए। थैंक यू।